हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेट क्विज। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे एसएससी जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर के अभी रिसेंटली हेल्ड पेपर्स हैं वो डिस्कस करूं। सो बेसिकली टीयर 1 में जो पेपर्स हुए थे वो मैं सब्सिक्वेंटली जो सीरीज चल रही है उसमें डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसको डिस्कस कर लेता हूं, बिकॉज अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को मेंस क्लियर करना है। अभी जो पेपर का पैटर्न है, पहली बार नए तरीके से पेपर हुआ था। सो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं वो किस अप्रोच से फ्रेम किए जा रहे हैं, जो कंटेंट है वो आपको कहाँ से पढ़ना है। बिकॉज स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उनके नोट्स वो बहुत लिमिटेड हो जा रहे हैं, बिकॉज उससे जो आपका सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं बाउंड्री पे जाकर रुक जा रहा है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी प्रिपरेशन से, वो आपको नहीं मिल पा रही हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि जो पेपर आया हुआ है वो कहाँ कहाँ से सोर्सेज हैं उसके वो समझ लें, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं वो समझ लें, और तब अपना एक जो पाथ है वो तय करें, सो दैट जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपको जो आप डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल सके। अदरवाइज जो घिसा पिटा मटेरियल है उसको पढ़ के और जो एमसीक्यूज ऑलरेडी कहीं ना कहीं आए हुए एग्जाम में है वो लगा के आपकी बात बनने वाली नहीं है। ये जस्ट मेरा अपना ओपिनियन है। इफ यू हैव टू गेट योर सिलेक्शन डन, यू हैव टू एनालाइज एंड फॉलो द सोर्सेज, रिलायबल सोर्सेज, जो कि हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। बुक्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो शॉर्ट में बना दूंगा कि एटलीस्ट जिन सब्जेक्ट्स का वेटेज अच्छा खासा है, एटलीस्ट वो बुक्स आप जरूर एक स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है 5 से 6 महीने का। अगर आप 4-5 सब्जेक्ट्स की बुक पढ़ लेते हो तो इट विल गिव एज टू ओवर दैट पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को ब्रीफली समझेंगे भी कि क्वेश्चन आया कैसे है, कहाँ से फ्रेम किया गया है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। मेंस को हम इस तरह से टैकल करेंगे। जो टीयर 1 के क्वेश्चंस हैं वो जैसे हमारा डिटेल्ड लेक्चर सीरीज चल रही है वो हम उस तरीके से कवर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो हमारे आईएएस कोड बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया, इसमें 300 एमसीक्यूज हैं और एक पैरेलल सीरीज है जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स और एक्सेल करना चाहते हैं वो वहां पर जाके रेफर कर सकते हैं। उसमें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, सभी क्वेश्चंस नए फ्रेम किए गए हैं टू कवर दी आईएएस कोड्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और ये अप्रोच डेवलप करने की, जब आप आईएएस कोड पढ़ रहे हो तो आपको क्वेश्चंस कहां कहां से कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं, ताकि जब आप पढ़ो तो उससे आप मैक्सिमम रिजल्ट्स ले पाओ। ठीक है, तो इन पे मैं सेपरेट 1-2 वीडियोस और बनाऊंगा जिसमें आपको गाइडेंस वीडियोस होंगे बेसिकली वो। सो उसी के सीक्वेंस में हम लोग एसएससी जेई सिविल मेंस के पेपर को डिस्कस करेंगे विथ रेफरेंसेस एंड देयर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। जो एसएससी जेई टीयर 1 की ये टेस्ट सीरीज थी वो ऑलरेडी मैंने आईएएस गेट क्विज के प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कर दी है। जो ऐप है वो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चंस का लेवल मेंस लेवल का ही रहेगा, सो दैट स्टूडेंट्स को ये अप्रीहेंशन ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स टीयर 1 की अलग लेवल की प्रिपरेशन करेंगे, मेंस की अलग लेवल, वो नहीं अप्रोच रखनी है। आपको अल्टीमेटली मेंस क्लियर करना है, तो यू हैव टू डेवलप दी अप्रोच फॉर मेंस एग्जाम ओनली, अदरवाइज यू विल फेल इन नेक्स्ट स्टेप। सो विल स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इट इज रिगार्डिंग दी डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं हमारे, और हमसे पूछा गया है कि आपको इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो बताना है। कभी भी जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आप देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग दी मैक्सिमम थिकनेस ऑफ पार्टिकल बोर्ड्स। ठीक है, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ पार्टिकल बोर्ड के लिए अगर आप बात करेंगे तो स्टेटमेंट 1 ये कहता है कि जो कोड रेफर किया जा रहा है वो आईएएस 3129 है। इस कोड पे मैं एक सेपरेट वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, डिटेल्ड लेक्चर उस पे होगा एमसीक्यूज के थ्रू। ठीक है, तो आईएएस 3129 इज बेसिकली क्या कोड है कि हमारे जो लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड्स हैं उनके स्पेसिफिकेशंस इसमें दिए हुए हैं। तो जो हमारा अभी लेटेस्ट रीअफर्मेशन हुआ है वो 2010 में हुआ है इस कोड का,
1985 में ओरिजिनली पब्लिश हुआ था। तो लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड्स के स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो मैक्सिमम थिकनेस है लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड की वो 50 mm होनी चाहिए आईएस कोड के हिसाब से, और इंसुलेशन पार्टिकल बोर्ड की जो मैक्सिमम थिकनेस है वो 40 mm होनी चाहिए थी। अब हमें जाना होगा IS 3129 पे। तो IS 3129 क्या कहता है कि जो हमारे डिफरेंट पार्टिकल बोर्ड्स हैं उनको हमने कैटेगराइज किया अपने 3 कैटेगरीज में, जिसमें हमारा लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड है, मीडियम डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड है और हाई डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड है। अब लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारा लेस देन 0.4 है। तो आप ये कह सकते हो कि इनकी जो डेंसिटी है वो 400 kg पर मीटर क्यूब से कम है। तो इसका मतलब हमें ऐसे मटेरियल यूज करना है पार्टिकल बोर्ड में, वुड के या लिग्नोसल्फेट मटेरियल्स, जिनकी जो डेंसिटी है वो 400 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा ना हो। जो हमारे हाई डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड है उनकी डेंसिटी हमारी 0.9 से ऊपर होती है, जिसका कोड है IS 3478, और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.5 से 0.9 अगर, तो हमारा वो मीडियम डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड है जो कि IS 3087 से गवर्नड है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम में ये हो सकता है कि आपके ये कोड से भी क्वेश्चंस आ जाएं। तो अब आपको ये लिस्ट आउट कर लेना है कि आपके ये कोड्स हो गए 3087, 3478 और हमारा जो एग्जिस्टिंग 3129 कोड है, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये 3 कोड आपके पार्टिकल बोर्ड्स की कैटेगराइजेशन और उनके स्पेसिफिकेशन से रिलेट कर रहे हैं। अब अगर देखें कि इस कोड के प्रोविजंस क्या कहते हैं, कि अमेंडमेंट नंबर जब 3 आया 2005 में इस कोड का, तो इन्होंने कहा कि जो डायमेंशंस हैं लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड की, उसमें जो मैक्सिमम डायमेंशन है कोड कहता है कि 3600 mm है, और मिनिमम डायमेंशन लेंथ में 300 है, यानी 300 से लेके 3.6 मीटर तक हमारे पार्टिकल बोर्ड्स की डायमेंशंस अवेलेबल है। विड्थ में अगर बात करें तो विड्थ हमारी 300 mm से 1800 mm यानी 1.8 मीटर तक अवेलेबल है। अगर इसके अलावा कोई भी आपको डायमेंशन चाहिए तो आपको म्यूचुअल एग्रीमेंट परचेजर और सप्लायर के बीच से आप डिसाइड कर सकते हो। जो थिकनेस है जो कि इस कोड में पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, थिकनेस ऑफ लो डेंसिटी पार्टिकल जो है मिनिमम थिकनेस आपकी है 12 mm और जो मैक्सिमम थिकनेस है आपकी है 50 mm। तो लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड के लिए मिनिमम थिकनेस 12 mm है, मैक्सिमम थिकनेस 50 mm है। तो स्टेटमेंट ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं इंसुलेशन पार्टिकल बोर्ड पे। तो इंसुलेशन पार्टिकल बोर्ड पे की जो थिकनेस आप देखोगे तो मिनिमम थिकनेस 12 mm है और मैक्सिमम थिकनेस इसकी भी 50 mm है। ठीक है, तो इन्होंने जो ये वाला क्लॉज है 5.1 ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, ये मॉडिफाई करके ये क्लॉज डाल दिया है, ये पुराना वर्जन है, और इसकी जगह 5.2 को इन्होंने टच नहीं किया। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बोर्ड की जो रेंज है वो सेम रखी है, और 5.1.1 एक क्लॉज डाला लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड के लिए, जिसकी मिनिमम थिकनेस 12 mm और मैक्सिमम थिकनेस 50 mm। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया, पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे ये मैक्सिमम थिकनेस 50 mm है, और अगर यहाँ मिनिमम थिकनेस पूछता तो दोनों की मिनिमम थिकनेस जो है वो 12 mm होती है। तो इसी वजह से इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो हमारा बी दिया है, इसमें स्टेटमेंट बी को इनकरेक्ट कहा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ये एनालिटिक टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बिकॉज मेंस का पेपर है तो हमारे मल्टीपल जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, तो ये अप्रोच के साथ आप पढ़ना है कि आपको कई सारे स्टेटमेंट्स मिलेंगे, उसमें आपको सही गलत निकालना है। तो ये कोड क्वेश्चन है हमारा IS 1130 कोड पे, जो कि बात करता है हमारा कि जो मार्बल स्लैब्स हैं और जो मार्बल के ब्लॉक्स हैं जो सप्लाई किए जा रहे हैं उनके फिजिकल पैरामीटर्स की, उनके फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की। तो हम लोग इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट, जो फिजिकल स्पेसिफिकेशंस मार्बल स्लैब और मार्बल ब्लॉक्स की दी हुई हैं, वो सबसे पहले तो कोड जो है हमारा IS 1130 इट इज रिगार्डिंग जो हमारे मार्बल के स्पेसिफिकेशंस हैं, इसमें ब्लॉक्स, स्लैब एंड टाइल। बेसिकली मार्बल के 3 प्रोडक्ट्स हैं, ब्लॉक्स, स्लैब्स एंड टाइल्स। वो हमारे इस कोड में इनके स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं रिगार्डिंग क्या साइजेस रहेंगे, क्या स्पेसिफिकेशन रहेंगे। तो मार्बल बेसिकली एक मेटामॉर्फिक रॉक है जिसको हम पॉलिश करके यूज कर लेते हैं। मार्बल स्लैब्स जो हैं, ये जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ये हमारे मार्बल स्लैब्स हैं जिसको हम फ्लोरिंग, स्टेयर्स, फेशिंग, टेबल टॉप्स में यूज करते हैं। अब ये जो आपके मार्बल स्लैब्स हैं ये बनाए किससे जा रहे हैं, ये बनाए जा रहे हैं मार्बल के ब्लॉक्स आते हैं। ठीक है, जो कि हम मॉन्यूमेंट्स या फर्दर
स्लैब या टाइल में कन्वर्ट करने के लिए इनको यूज कर रहे हैं, और मार्बल की जो टाइल्स हैं बाकी फ्लोर्स, डैडोज एंड स्कर्टिंग्स में भी यूज करते हैं। तो ये आपके स्लैब्स बड़े बड़े आ जाते हैं, टाइल्स हमारे छोटे सेगमेंट्स में आती हैं जो डैडोज और स्कर्टिंग्स में भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है ये ब्लॉक, इसका साइज जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। अगर अब स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो मार्बल के जो ब्लॉक्स हैं, कोड कहता है कि जो इनकी सप्लाई है, लेंथ हमारी 30 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, विड्थ 30 से 100 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो है 30 से 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे इसमें मार्बल ब्लॉक्स के लिए क्या कहा जा रहा है कि जो मार्बल ब्लॉक्स के मैक्सिमम थिकनेस है वो 100 सेंटीमीटर है और मिनिमम लेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो अब आप देखते हैं लेंथ की बात करते हैं, मिनिमम लेंथ जो है वो हमारी 30 सेंटीमीटर है, ना कि 100 सेंटीमीटर। तो वो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। और जो मैक्सिमम थिकनेस है आप देख पा रहे हैं कि ये 100 सेंटीमीटर है, और ये हमारी स्टेजेस ऑफ 10 सेंटीमीटर में रहती है, यानी 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा। तो मैक्सिमम थिकनेस हो गई ब्लॉक्स की 100 सेंटीमीटर, और मिनिमम लेंथ हो गई 30 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम लेंथ हो गई 250 सेंटीमीटर। अब आते हैं मार्बल स्लैब्स की। तो मार्बल स्लैब की जो लेंथ है वो 70 से 250 रहती है, विड्थ हमारी 30 से 100 रहती है। तो आप देखेंगे विड्थ दोनों की सेम है, थिकनेस में हमारी कम हो जाएगी बिकॉज मार्बल के स्लैब्स पतले होंगे, 20 से 150 mm होगा, ठीक है। तो अगर आप देखें इसमें पूछा क्या जा रहा है हमारा मार्बल स्लैब के विथ मिनिमम थिकनेस ऑफ 20 mm, तो ये बिल्कुल ठीक है, मिनिमम थिकनेस हमारी 20 mm ही है, मिनिमम थिकनेस 20 mm है, और मैक्सिमम थिकनेस हमारी 150 mm है। और जो मार्बल टाइल्स की जो थिकनेस रेंज है वो हमारी 18 से 24 mm इन द सेम पीस है, और साइजेस हमारे आप देख पा रहे हैं टाइल्स के साइज हैं 60 बाई 60, 2 फीट का, ये वाला तो 2 फीट का टाइल है। तो ये डिफरेंट टाइल्स विद डिफरेंट थिकनेसेस हमारे अवेलेबल है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसमें, स्टेटमेंट जो फर्स्ट और सेकंड है वो सही हो जाएंगे, थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ एन्युटी बिगिंस एट सम फ्यूचर डेट आफ्टर अ नंबर ऑफ ईयर्स। एन्युटी को अगर आप सिंपल अकाउंटिंग के टर्म्स में देखेंगे, एन्युटी का मतलब है सिंपली सीरीज ऑफ पेमेंट्स। जैसे आप ईएमआई भरते हो ना, एक तरीके से वो भी हमारी एन्युटी है, सीरीज ऑफ पेमेंट्स या रिसेप्ट्स जो आपका पास आ रहा है इन डेफिनिट या रेगुलर टाइम इंटरवल, इन डेफिनिट टाइम इंटरवल। तो जो भी सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, सपोज आपने कोई ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी लिया जिसमें आपको 7 साल तक, हर साल 7 साल तक, 5 साल तक मान लेते, 5 साल तक पैसा देना था, और उसके 6वें साल से आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा लगातार मिल रहा है जब तक इंडेफिनेट पीरियड तक, ऐसी मान लो स्कीम है। तो इस वाली एन्युटी को बोलेंगे कि ये पेमेंट ऑफ एन्युटी कॉन्टिन्यूज फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, तो ये परपेचुअल एन्युटी है, ठीक है। अब इफ द पेमेंट ऑफ एन्युटी बिगिंस एट सम फ्यूचर डेट आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड होने के बाद आपको रेगुलर इंटरवल्स पे आपको एन्युटी बिगन हो रही है, तो उसको कहते हैं डेफर्ड एन्युटी, ठीक है। मतलब आपने 5 साल इन्वेस्ट किया और आपको फिर 10 साल बाद से मिलना स्टार्ट होगा, तो वो हमारी कहलाएगी डेफर्ड एन्युटी। तो रेफरेंस के लिए हमारी जो बुक है, अकाउंटिंग की 2 बुक हैं, ये आपके एस्टिमेशन की 2-3 बुक्स जो आप स्टैंडर्ड पढ़ते हो उसमें भी आपको मिल जाएगा। डोनाल्ड इकिस्को इंटरमीडिएट अकाउंटिंग, और डोनाल्ड इकिस्को की अकाउंटिंग की बुक है जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्यूचर अमाउंट ऑफ इक्विटी एन्युटी, यहां से आप रेफर कर सकते हो इनको, ठीक है। तो ईच ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, ईच रेंट इज पेएबल रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड एन्युटी ड्यू क्या होती है, ईच रेंट इज पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है। जहां पे जैसे आप जब रेंट पे घर लेते हो तो आपको क्या है, हर महीने के शुरुआत में ही आपको रेंट पे कर देना है, तो वो जो रेंटल वाला सिस्टम है वो वाला एन्युटी डी के पीरियड में है, ठीक है। और आप अगर हर महीने के एंड में दे रहे हो रहने के बाद, तो आपका वो ऑर्डिनरी एन्युटी है, ठीक है। तो दिस इज द सीरीज ऑफ पेमेंट्स, तो आप इस तरह समझ सकते हो इसको। तो हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद किसी फ्यूचर में जाके हमें एन्युटी पे करनी होगी, तो डेफर्ड एन्युटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंट एंगल्स दिए हुए, मैच द फॉलोइंग करना है। तो आप देखिए मैच द फॉलोइंग से भी क्वेश्चन आया, इसमें होल सर्कल बियरिंग को, क्वाड्रेंटल बियरिंग को
में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कंसेप्ट और ये बुक का जो सोर्स है वो है हमारा बीसी पूनमिया, जहाँ पर आपकी जो बियरिंग वाला जो चैप्टर है, जहाँ पे डिफाइन किया गया है कि हमारे पास 2 कैटेगरी की बियरिंग्स होती हैं। नोटेशंस हम 2 तरीके से दिखाते हैं, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। होल सर्कल बियरिंग को हम अजीमुथल बियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये हमारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखो कि जो आपकी रिड्यूस्ड बियरिंग है वो हमारी नॉर्थ साउथ मेरिडियन के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है। ठीक है, तो अब ये तो मैथमेटिकल हो गया कि रिड्यूस्ड बियरिंग आपकी अगर होल सर्कल बियरिंग के बराबर होगी, अगर आपका जो होल सर्कल बियरिंग है वो 0 से 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप अगर इसको ऐसे समझें कि 144 डिग्री है, तो आप सिंपली ईस्ट वेस्ट क्वाड्रेंट खींच लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये आपका जो भी आपकी रिड्यूस्ड बियरिंग है वो हमारी नॉर्थ साउथ के रेस्पेक्ट में लिखी जाएगी। तो 144 डिग्री जो 30 मिनट है वो हमारा यहाँ पे ये कहीं पे आएगा, ये एंगल, ये होल सर्कल बियरिंग है। होल सर्कल बियरिंग भी हमारी नॉर्थ साउथ मेरिडियन के रेस्पेक्ट में लिखी जाती है, लेकिन ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट्स के रेस्पेक्ट में लिखी जाती है जो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम है। तो अब इस लाइन का क्वाड्रेंट हमारा देखेंगे, ये वाला क्वाड्रेंट है, तो इस क्वाड्रेंट के लिए रेफरेंस हम यूज करेंगे नॉर्थ साउथ से ही लेना है। तो ये वाला जो बियरिंग होगा साउथ से ईस्ट, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको 180 डिग्री से माइनस कर दोगे, तो आपका जो आंसर 35 डिग्री 30 मिनट आएगा। 215 डिग्री आपका यहाँ पे कहीं आएगा। तो वापस से अब हमारा जो एंगल है इस मेरिडियन से वेस्ट की तरफ है, तो साउथ वेस्ट आएगा, और 180 से इसमें भी माइनस कर दोगे, तो इसमें 180 से माइनस कर दिया, इसको 180 से माइनस कर लिया, तो ये आपका बन जाएगा 35 डिग्री 30 मिनट वेस्ट साउथ से। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपके तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये जो सर्वेइंग के जो क्वेश्चंस हैं आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे बीसी पूनमिया से आए हुए हैं। और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम के लिए ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखो कि किस क्वाड्रेंट में आपको लोकेट करना है नॉर्थ साउथ के रेस्पेक्ट में, उसको ईस्ट या वेस्ट की तरफ किधर जाना है वो डिसाइड करते हुए आप बियरिंग को मैथमेटिकल तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो स्पीड रेशियो है पेल्टन व्हील टरबाइन के लिए कितना लेते हैं। तो रेफरेंस के लिए आर के बंसल की मैंने बुक दिखाई हुई है, जिसमें जो पेल्टन की व्हील की जो वेलोसिटी है वो हम लिखते हैं u इज इक्वल टू 5√2gh। यहाँ पे जो फाई है ये हमारा स्पीड रेशियो है। स्पीड रेशियो की जो वैल्यू दी है वो 0.43 से 0.8 दी है। तो हमारा क्वेश्चन तो यहाँ से फ्रेम कर दिया इन्होंने। जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अगर दिया नहीं है जेट्स का, तो हम 165 डिग्री लेते हैं। जेट रेशियो हमारा पिच का जो डायमीटर है और व्हील और जेट का डायमीटर, उसका जो रेशियो होता है जनरली हम 12 लेते हैं। नंबर ऑफ बकेट्स के लिए फॉर्मूला है 15 + 0.5 m। m इज बेसिकली जेट रेशियो। तो ये बुक के लिए आप आर के बंसल, ये क्वेश्चन के लिए आर के बंसल रेफर कर सकते हो। उसके बाद आता है कि कौन सा शोर का प्रभाव नहीं है, यानी नॉइस का इफेक्ट नहीं है। तो हाई ब्लड प्रेशर, स्लीपलेसनेस, नींद ना आना और हियरिंग इंपेयरमेंट्स, ये हमारे नॉइस का फ्लोरेसिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए सीवेज डिस्पोजल और एयर पॉल्यूशन इंजीनियरिंग की, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की एसके गर्ग की बुक है। इसमें 714 पेज पे अगर आप जाके देखोगे तो आप देखोगे कि नॉइस के इफेक्ट्स जो हैं उसमें नॉइस इंड्यूस्ड अनॉयंसेस, नॉइस इंड्यूस्ड डिसीजेज में अगर आप जाके देखोगे तो एनेक्सिटी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इंसोम्निया हो गया, स्लीपलेसनेस हो गया, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो गई, एंड नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉसेज हो गए। ठीक है, डिफनेस या परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग भी हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि 20.2 से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है एसके गुरु की बुक से। तो जो फ्लोरेसिस है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IS 2062 2019, ये जो कोड है बेसिकली हमारा ये कंक्रीट मिक्स प्रपोर्शनिंग का है। इस कोड पे ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया हुआ है MCQs के थ्रू भी और ऐसे लेक्चर्स के थ्रू भी, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब हम मिक्स प्रपोर्शनिंग करते हैं तो डिफरेंट एग्रीगेट साइज के हिसाब से हम एज अ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एक इंट्रैप्ड एयर एज्यूम कर लेते हैं। यानी कि अगर हमारा 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है तो इसमें हमारा 1.5% हम मानेंगे कि एंट्रैप्ड एयर है, जो कि अनइंटेंशनली वॉइड्स में इंट्रोड्यूस हो गई है फॉर डिफरेंट मैक्सिमम साइज। तो 1.5% 10 mm के लिए है। जैसे जैसे आप एग्रीगेट साइज बढ़ाओगे आपका परसेंटेज इंट्रैप्ड एयर कम करते जाएंगे। ये मैंने यूट्यूब के लिंक्स भी दिए हुए हैं, वहां से आप रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन में 10 mm मैक्सिमम एग्रीगेट साइज पूछा गया था, तो हमारा जो इंट्रैप्ड एयर है वो 1.5% लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इट इज फाउंड दैट वेट ऑफ लिक्विड इज 15 न्यूटन विच मेजर्स 6 लीटर। लिक्विड का वेट जो है 15 टन दिया हुआ है और वो 6 लीटर मेजर कर रहा है, तो उसका स्पेसिफिक वेट कितना होगा। आर.के. बंसल की बुक में स्पेसिफिक वेट की डेफिनेशन अगर देखोगे, स्पेसिफिक वेट को वेट डेंसिटी भी कहा जाता है, कि वेट फ्लूइड के वेट को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो हमारा स्पेसिफिक वेट निकल आता है। ये मैथमेटिकली इसको आप W/V लिख सकते हो। तो वेट हमारा 15 न्यूटन है। 1 लीटर जो है वो 1 लीटर जो है वो 1/1000 क्यूबिक मीटर में होता है। तो ये 1/1000 करोगे एंड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम हमारी 6 लीटर थी, तो ये हमारा आ जाएगा 2500 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको वेट डेंसिटी भी बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर.के. बंसल की इस टॉपिक के बाद जस्ट प्रॉब्लम 1.1 है, जिसमें स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी सब कुछ निकालने के लिए कहा गया, जिस लिक्विड का वेट 7 न्यूटन था और वॉल्यूम 1 लीटर थी। तो आप देख पा रहे हैं वेट बाई वॉल्यूम से, तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड बुक से आ रहे हैं। हो सकता है ये कंटेंट आपके इस मटेरियल में ना इंक्लूडेड हो, इसकी वजह से आपको कुछ क्वेश्चंस में एज नहीं मिल पाती है एंड यू लैग ऑन दोज क्वेश्चंस। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IS सॉइल क्लासिफिकेशन। IS सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए जो हमारा कोड है इंडियन स्टैंडर्ड IS 1498 है, जो कि क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पर बात करता है। तो IS सॉइल क्लासिफिकेशन है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सॉइल्स को प्रॉपर्टीज के हिसाब से, फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको ग्रेड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर को देते हैं। तो IS सॉइल क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट अगर 6 है और जो कर्वेचर की जो वैल्यू है 1 से 3 है, ठीक है, तो ये हमारी वेल ग्रेडेड की प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर आप सॉइल मैकेनिक्स की अरोरा की बुक से देखेंगे, इस बार अरोरा की बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। तो जो CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है कोर्स ग्रेन सॉइल का। तो CU/CC हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं ग्रेडेशन के लिए। तो सैंड और ग्रेवल्स आएंगे उसमें। तो ग्रेटर देन 6 और CC बिटवीन 1 and 3 ये लेबोरेटरी क्राइटेरिया है। SW इज द करेक्ट आंसर विच इज बेसिकली वेल ग्रेडेड सैंड्स। जो GC है ये हमारे क्लेई ग्रेवल्स है, तो क्लेई फाइन पार्टिकल्स आ रहे हैं इसमें। तो हम अटरबर्ग लिमिट्स A लाइन के ऊपर होगी और IP जो है ग्रेटर देन 7 होगा। जो और वैल्यूज दी हुई हैं SM और SC, SM बेसिकली सिल्टी सैंड्स हैं, जिसमें A लाइन के नीचे होंगी अटरबर्ग लिमिट्स और IP 4 से कम होगा। जो क्लेई सैंड्स हैं SC क्लेई सैंड, जिसमें A लाइन से हमारी अबव होंगी अटरबर्ग लिमिट्स और IP जो होगा 7 से ऊपर होगा। तो ये सैंड की क्लासिफिकेशन में आ गए SM, SW और SC। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज थी। अगर हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन 4 बोल दिया होता कि CU ग्रेटर देन 4 है, CC 1 से 3 है, तो हमारा वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स हो जाते। ठीक है, तो ये CU ग्रेटर देन 4 एंड CC 1 से 3 के बीच में होगा, तो ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स आएंगे। सैंड हो जाएगा अगर हमारा 6 से ऊपर है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा SW होगा। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल एंड इट विल हेल्प इन अप्रोचिंग योर प्रिपरेशन पाथ। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अपने कमेंट जरूर शेयर करिए सो दैट जो फर्दर क्वेश्चंस है मैं इसी फ्लो में डिस्कस कर सकूं। रिक्वायर्ड है या नहीं है ये जरूर मुझे बताइए, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू आवर IS कोड वीडियो सीरीज। थैंक यू।